नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। किसान आंदोलन का आज 112वां दिन है। एक और किसान अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं, पंचायतें कर रहे हैं, तो किसानों को मेघालय के राज्यपाल का समर्थन मिला है। उन्होंने किसानों का समर्थन किया है। वो केंद्र को आगाह कर चुके हैं कि जल्द ये आंदोलन समाप्त किया जाए। आज ही गाजीपुर में हुई महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने भी कहा कि सत्यपाल मलिक को बातचीत में आए जो गतिरोध है उसमें मध्यस्थता करनी चाहिए। आइए सुनते सत्यपाल मलिक ने एनडीटीवी इंडिया के सौरभ शुक्ला से बातचीत की है। सर, किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप मंत्री रहे हैं, जनता की राजनीति की है, आपने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, चाहे वो इंदिरा गांधी रहे हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, आपने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। पूरे किसान आंदोलन पर सर आपका क्या कहना है, क्या विचार हैं आपके? देखिए, मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, मैंने जो भी बोला है वो सही बात यह है कि वो हमारी सरकार और हमारी पार्टी के काम आने वाला है। न बोलने से पूरा टर्फ हमने अपने ओपोनेंट्स को दे दिया, वही घूम रहे हैं, वही राजनीति कर रहे हैं। किसानों में जब तक ये नहीं लगेगा कि हम भी तुम्हारे हमदर्द हैं तो हमको बहुत नुकसान हो जाएगा। वहाँ मेरे से, मैं कोई वहाँ प्रेस नहीं किया था, मैं पर्सनल काम में गया था, शादी में गया था, तो मैं मुझसे आप ही की तरह बाइट लेने के लिए उन्होंने कहा कि साहब आप गवर्नर थे तो आप क्यों बोले, क्या बात हुई, किस चीज़ से आप आजिज़ आके बोले। तो मैंने कहा और ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, इतना मैं कहना चाहता हूँ कि कुतिया भी मर जाती है तो सरकारें उसके लिए भी संवेदना संदेश भेजती हैं। और 250 किसान मर गए बॉर्डर पे, कोई बोला नहीं है। तो मैं उन्हीं के बीच में पैदा हुआ हूँ, उसको मैं बहुत सीरियसली लिया और मैं उससे बहुत आहत था और हूँ, इसलिए मैं बोला। घबराते नहीं है सर? आप राज्यपाल हैं, सिटिंग हैं, और सर आपका एक, मुझे पता है आपको फीडबैक आता है, बहुत फीडबैक आता है। आपने एक बात बोली कि आपने राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रुकवाई थी। सरकार में भी जो लोग हैं वो जानते हैं सर आपकी अहमियत, सत्यपाल मलिक का होना उनके लिए क्या मायने रखता है वो जानते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसा बोले, डर नहीं लगता? घबराते नहीं है सर? नहीं, डर इसलिए नहीं लगता कि मेरे जो लीडर्स हैं पार्टी के या सरकार के, उनको जब मुझे ये लगेगा कि मैं उनके लिए नुकसानदेह हूँ और वो मुझे कहेंगे तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं छोड़ के बाहर आ जाऊंगा, फिर बिना गवर्नर हुए बोल दूंगा। सर, आपको लगता नहीं है कि अब हल निकलना चाहिए? 110 दिन हो गए हैं। आपने बोला कि आपकी बात हुई, प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई, गृह मंत्री से बात हुई, तमाम लोगों से बात हुई। आपको लगता नहीं इसका हल निकलना चाहिए? आपने बोला कि अगर एमएसपी पे बात है तो ये तो वही तमाम आपने जो बातें कही हैं उसी पर ही कि एमएसपी पर बात कर लें, आप भी हल निकाल देंगे। जी, मैं इस राय का हूँ कि इसका हल जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए और निकल जाएगा, क्योंकि दोनों के व्यू पॉइंट में बहुत दूरी नहीं है। और मैं अनऑफिशियली बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ दोनों पक्ष में कि इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करो। ये सॉर्ट आउट हो सकता है। किसान नेताओं में भी एक समझदारी ये विकसित हो रही है कि नहीं, इसको कहीं हल करना है, और सरकार में भी कोई अनरीजनेबल नहीं है, ना प्रधानमंत्री अनरीजनेबल हैं, ना दूसरे लोग हैं, तो इसका रास्ता निकल सकता है। इसमें तो सिर्फ जो लोग हमारा नुकसान चाहते होंगे वो नहीं चाहते होंगे कि हल निकले। मैं श्योर हूँ ये बहुत जल्दी हल निकल जाएगा। सर, बहुत छोटी बात होगी, बड़ी वक्त कम है, हम मिल गए आपसे इत्तेफाक से, तो आपको हमने रिक्वेस्ट किया, आप बात करने को तैयार हुए हमसे। बीजेपी के नेताओं के लिए बहुत दिक्कत हो गई है कुछ इलाकों में, चाहे वो हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि वो अपने ही गांव से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि पार्टी के लिए फायदेमंद है, तो क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म में बीजेपी को ये आंदोलन नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, अगर यही एटीट्यूड रहेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। देन तो वी लूज इंटायर वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, हरियाणा। लेकिन अगर हम समझदारी से काम करेंगे तो हमारा ही रहेगा वो। मैं गया था जब अपने गांव के पास मीटिंग में अभी 4 दिन पहले, तो 5-7 हज़ार लोग थे, सारे किसान थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, चूँकि उन्हें पता था कि मैं इस पक्ष का हूँ कि किसानों की बातें सुननी चाहिए, माननी चाहिए। लेकिन अगर आप किसानों को ये कहने जाओ कि तुम पागल हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम फलाना कर रहे हो, तो तुम दिक्कत में आओगे। चूँकि एंगर लेवल, एलियनेशन लेवल बहुत हाई है, गाँव में बहुत नाराज़गी है। कल ही मैंने एक क्लिप देखी जिसमें एक एमएलए को उठा के रनखंडी गाँव में गाड़ी में डाल के और गाड़ी में लात मार के भगा दिया, और गाली गलौज पे आ जाते हैं लोग। बहुत ख़राब हालत है। तो जल्द हल निकलना चाहिए, जल्दी से जल्दी, और निकल सकता है। किसान लीडरशिप में भी एक रीजनेबलनेस आ रही है और सरकार में भी। वो इंतजार कर रहे हैं सरकार के बातचीत के बुलावे। सरकार अब बुला के बातचीत शुरू करनी चाहिए। जब बातचीत हो, भाई जब वियतनाम की लड़ाई हो रही थी और बम बरस रहे थे, तब भी पेरिस में पीस टॉक्स हो रही थी। तो कोई भी लड़ाई हो उसके साथ साथ पीस टॉक्स चलती हैं। ये सत्यपाल मलिक साहब थे।
थोड़ी सी बात की, लेकिन थोड़ी बात में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए और उनको ये भी लगता है कि शायद उनके बयान से पार्टी का नुकसान नहीं है, पार्टी का फायदा है, और इस उनके ये बोलने से शायद सरकार की साख किसानों में थोड़ी बेहतर हो सकती है। क्योंकि अक्सर उन्होंने कहा कि जब कोई जानवर ही मर जाता है तो शोक संवेदना व्यक्त की जाती है, तो यहाँ तो 200 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है। सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और सत्यपाल मलिक क्या कह रहे हैं वाकई में अहम रखता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब हालात उथल पुथल मचे हुए थे, वहाँ के राज्यपाल थे और वहाँ पर भी पंचायत चुनाव हुए थे। आपको ये बता दें कि आज एक महापंचायत हुई है गाजीपुर में, और नरेश टिकैत यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे वो थे, और उन्होंने भी यहाँ पर आज सुबह सत्यपाल मलिक की मध्यस्थता को लेकर बात कही थी। रवि रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर नगाड़ों और ताशों के बीच हजारों किसान होली मना रहे हैं। पंचायत से पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सैकड़ों किसान गीत संगीत के जरिए 3 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों के उत्साह को भी बढ़ा रहे हैं। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत अपने सैकड़ों समर्थकों समेत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। यहां धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात कर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की खूब तारीफ की और कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें मध्यस्थता करनी चाहिए, किसान उनकी बात मानेंगे। सत्यपाल मलिक जी ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी है, कोई वो उनका पहले से ही संबंध उनके साथ में बड़े अच्छे संबंध है और किसान परिवार से है। अगर मैं मध्यस्थता करके सरकार उनकी बात सुनती हो, उन्हें सम्मान देती हो तो वो बहुत अच्छी पहल है उनकी, करनी चाहिए बात। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीते दिनों बागपत में किसानों का समर्थन करते हुए कहा था कि किसानों को दिल्ली से खाली हाथ सरकार को नहीं भेजना चाहिए और एमएसपी को कानूनी दायरे में लाना चाहिए। इस देश का किसान और जवान ये डिससेटिस्फाइड होगा, वो देश सर्वाइव कर ही नहीं सकता, उस देश को कोई बचा ही नहीं सकता। लिहाजा अपनी फौज और अपने किसानों को संतुष्ट करके रखो। गेहूं की कटाई और तीखी गर्मी के बावजूद किसान दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हैं। सरकार के साथ किसानों की 1.5 महीने से कोई बातचीत भी नहीं हुई है। 26 मार्च को किसान देश भर में चक्का जाम करके अपनी ताकत का एहसास भी कराएंगे। थारे धोरा एक चीज मांगने आई और दे जल दुर्राई हो ना दे। एक उत्साह है इसी गाजीपुर बॉर्डर पर, ये उत्साह भरने की कोशिश इस पंचायत के जरिए नरेश टिकैत कर रहे हैं, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच बातचीत 22 जनवरी के बाद से बंद है। तो एक उत्साह जो है वो ठंडा पड़ रहा था, तो इस महापंचायत के जरिए होली मनाकर किसानों का उत्साह को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है गाजीपुर बॉर्डर पर। सचिन गुप्ता के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और गाजीपुर से अब सीधे चलते हैं जंतर मंतर। दिल्ली के मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं। राज्यपाल को अधिक ताकत देने वाले बिल का विरोध जताने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन किया। केंद्र पर तीखे प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का मतलब एलजी हो जाएगा, अब सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेंगी। सुप्रीम कोर्ट संविधान को नहीं मानते हैं, ये तो धोखा हो गया अपने साथ। जनता ने 70 में से 62 सीटें हमें दी। उपचुनाव में भी आम आदमी पार्टी जीती है। तो केजरीवाल, आइए सुनते क्या क्या कहा है उन्होंने आज। किस बात से दुखी हैं? 15 में
दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी। फिर 2020 में चुनाव हुए, जनता ने 70 में से 62 सीट दी। फिर अभी उपचुनाव हुए एमसीडी के, जनता ने एमसीडी के उपचुनाव में बीजेपी को 0 सीट दी। तो भाई साहब, दिल्ली की जनता साफ साफ यही तो कह रही है कि हमको बीजेपी नहीं चाहिए, हमको आम आदमी पार्टी चाहिए। कह रही है नहीं कह रही है कि हमको बीजेपी नहीं चाहिए, हमको आम आदमी पार्टी चाहिए। लेकिन भाई साहब, ये चोरी छिपे, ये बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा मैच खेल रहा था, क्रिकेट मैच हार गया, तो उसके बाद क्रिकेट का बल्ला और बॉल लेके दोनों लेके भाग गया। ऐसे ही एक के बाद एक चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं, जनता का राज खत्म करना चाहते हैं। हमारे साथ शरद शर्मा मौजूद हैं। शरद, जो अरविंद केजरीवाल का गुस्सा है, कितना वाजिब है, कितना जायज है? देखिए, जायज़ तो यह है ही, क्योंकि ये जो बिल आ रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिल जो है चुनी हुई सरकार के अधिकार कम करता है। बेशक इस बिल में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी, यानी कि उनसे मंजूरी लेने की बात नहीं कही गई है। इसमें केवल ये कहा गया है कि सरकार को या मंत्रिमंडल को उनकी राय लेनी होगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब अभी जो स्थिति है वो ये है कि जो चुनी हुई सरकार है वो अपने फैसले करने के लिए स्वतंत्र है, और बाद में केवल सूचित करना होता है राज्यपाल को, केवल 3 विषय को छोड़कर। बाकी जो सरकार काम करती है, बाकी जो राज्य सरकार हैं, उन्हीं की तरह से दिल्ली सरकार काम करती है। लेकिन अब ये स्थिति हो जाएगी कि उपराज्यपाल को जो दिल्ली सरकार फैसले लेगी उसमें उपराज्यपाल को फैसले की जो प्रक्रिया है उसमें हिस्सेदार बनाना होगा। अपनी फाइल जो है या अपने फैसले जो हैं वो उपराज्यपाल की राय के लिए भेजने होंगे। अब ये जब प्रक्रिया चलेगी तो इसमें समय भी लग सकता है, क्योंकि इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि कितने समय में उपराज्यपाल को उस पर अपनी राय देनी होगी। पहली बात तो इसमें देरी हो सकती है, और दूसरा ये प्रैक्टिकल बात है, कहीं लिखा नहीं हुआ है कि अगर उपराज्यपाल किसी विषय से या किसी फैसले से सहमत नहीं होंगे तो फिर उस फैसले का होना आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम सब जानते हैं कि सारे अधिकारी केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के सीधे निर्देशन पे काम करते हैं, वो उन्हीं के अंडर आते हैं। तो कैसे अधिकारी जो हैं वो जो निर्वाचित सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उनके कहने पर काम करेंगे, जबकि एलजी की राय कुछ और होगी। तो सारी समस्या यहाँ पर है कि ऐसी स्थिति हो सकती है इस बिल पास होने के बाद में कि 2018 से पहले जो स्थिति थी कि सारे फैसले एलजी के पास जा रहे हैं और वो उस पर अपनी राय दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जा रहा है या फिर नहीं बढ़ा जा रहा है या टकराव चल रहा है, तो वो स्थिति यहाँ पर हमें निश्चित रूप से देखने को मिल सकती है। और साथ ही ये केवल दिल्ली सरकार के अधिकार ये बिल कम नहीं कर रहा है, बल्कि जो विधानसभा है दिल्ली की, उसके भी अधिकार कम करने की बात ये करता है। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका शरद। वाकई में जो चिंताएं जायज़ हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। तो देश की बात में एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद पश्चिम बंगाल का दंगल, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, क्या है खास, बताएंगे आपको। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया गया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को हटाकर हेमंत नगराले को नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है और परमवीर सिंह को होमगार्ड में भेज दिया गया है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो मिलने वाले मामले में मुंबई पुलिस लगातार विपक्ष के निशाने पर चल रही है। और आपको बता दें, इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि परमवीर सिंह और सचिन वाजे छोटे लोग हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं इसकी जांच होनी चाहिए। सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले कुछ लोग सरकार में बैठे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। अगर रक्षा करने वाले ही इस प्रकार से अपराधी तत्व बन जाए तो सुरक्षा कौन करेगा, यह सवाल है।
इसमें सबसे अहम सवाल ये होता है कि एपीआई सचिन वाजे इन्हें नौकरी में वापस क्यों लिया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह मौजूद है। सुनील, जो ये पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आया देवेंद्र फडणवीस का, अपने आप में बहुत अहम गंभीर सवाल ये खड़े कर रहा है। किस तरह से ये मामला बनता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि अब कमिश्नर को भी बदल दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जब ये मामला सामने आया था और जैसे इस बात का खुलासा हुआ कि जो जांच अधिकारी हैं क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट के सचिन वजे, वो स्कॉर्पियो कार के जो मालिक हैं मनसुख हिरेन को जानते हैं और पहले आपस में इन लोगों ने बात भी की है और ये जो कार है स्कॉर्पियो उसको सचिन वजे इस्तेमाल भी कर चुके हैं। और ये खुलासा भी विधानसभा में खुद देवेंद्र फडणवीस ने किया था और उसके बाद मामला जो गहराया और फिर तुरंत अनुफान में आईओ भी बदल दिया गया था इस पूरे मामले को। तभी लग रहा था कि ये जो मामला है ये बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा कुछ मामला है और इसमें बड़े लोगों का भी हाथ हो सकता है। हालांकि अभी तक एनआईए जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है उसने सिर्फ सचिन वजे को ही गिरफ्तार किया है, लेकिन जिस तरह से सबूत उसके हाथ लगे हैं उससे ये साफ है कि ये अकेले सचिन वजे का काम नहीं हो सकता है। ज़रूर किसी के कहने पे उन्होंने किया है, तो वो कहने वाला कौन है और उसका मकसद क्या था ये ज़रूर जानने की फ़िलहाल ज़रूरत है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस मामले में एक जो अहम गवाह बन सकता था उस मनसुख हिरेन की मौत हो चुकी है और वो संदिग्ध मौत हुई है इस पूरे मामले में। तो देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं उनका साफ इशारा जो सत्ताधारी दल है शिवसेना की तरफ है। हालांकि वो नाम उसमें वो नहीं ले रहे हैं कि आखिर कौन हो सकता है, लेकिन पहले से ही शिवसेना उनके निशाने पर है इस बात को लेकर। रही सचिन वजे की बात, तो सचिन वजे 2004 में निलंबित कर दिए गए थे, गिरफ्तार भी हुए थे ख्वाजा यूनुस की हत्या के आरोप में, जो कि घाटकोपर ब्लास्ट का एक आरोपी था। 16 साल निलंबित रहने के बाद उनको फिर से सेवा में बहाल करवाया शिवसेना ने और उन्हें मुंबई पुलिस आयुक्त के आयुक्तालय में लाकर उनकी नियुक्ति की गई। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा खास करके कि नई जो पुलिस इमारत बनी है, ये नई मुंबई की पुलिस इमारत की 4थी मंजिल पर क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट का दफ्तर है। कायदे से अगर हम देखें तो किसी भी यूनिट का जो इंचार्ज होता है वो पीआई स्तर का अधिकारी होता है, लेकिन यहाँ पर एपीआई स्तर के अधिकारी को उसका इंचार्ज बना दिया गया। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि बड़े से बड़े जितने भी हाई प्रोफाइल मामले थे सब वही देखा करते थे। और जो जानकारी मिल रही है कि इस इमारत से वहाँ पर एडिशनल सीपी बैठते हैं, डीसीपी बैठते हैं और जॉइंट सीपी क्राइम यहाँ बैठते हैं, लेकिन इन तीनों को रिपोर्ट न करते हुए वो सीधे ये जो पुरानी इमारत है यहाँ पर मुंबई पुलिस आयुक्त बैठते हैं, यहाँ पर आकर वो सीधे जो पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह उन्हें रिपोर्ट किया करते थे। यानी उनकी छवि पूरे मुंबई पुलिस में एक सिंघम की बनी हुई थी और वो किसी भी मसले पर बिना किसी सीमा के, यानी किसी की भी पुलिस स्टेशन या कुछ भी हो कहीं भी जाकर कोई कार्रवाई कर सकते थे। तो इस तरह की जब छवि बना दी गई थी और उस अधिकारी ने अगर ये किया है तो स्वाभाविक तौर पर उसकी गाज कहीं न कहीं मुंबई पुलिस आयुक्त पर जानी ही थी और वही हुआ आज। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और कई सवाल बने भी हुए हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील सिंह। और हम आगे बढ़ते हैं, देश की बात में पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में प्रचार उफान पर है। बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे पर साजिश षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा और पथराव हुआ, पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बीजेपी ने साजिश का आरोप लगाया है। उधर ममता बनर्जी ने भी उनकी जान को खतरा बताया, आरोप लगाया कि उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ममता बनर्जी ने आज झारखंड में रैली की। यहाँ उन्होंने कहा है कि मैं सबको फ्री में कोरोना का टीका देना चाहती हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं करने देते। क्यों नहीं करने देते? बिहार में बीजेपी ने मुफ्त टीके का वायदा किया था, लेकिन वही नहीं दिया गया। उधर ममता बनर्जी के जो पश्चिम बंगाल में कम टीके देने के आरोप पर सरकारी सूत्रों का कहना है कि टीके पर्याप्त मात्रा में दिए जा रहे हैं और सबका प्रयोग भी अभी नहीं हुआ है। बहरहाल आपको बता दें कि आज तृणमूल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। 11 मार्च 14 मार्च को टलने के बाद अब आज जाकर इसकी घोषणा हुई है। इसमें कहा गया है कि धार्मिक और जातीय एकता को बरकरार रखा जाएगा, बाहरी ताकतों को एकता को तोड़ने नहीं दिया जाएगा, हर साल 5 लाख नई नौकरियां देने का भी वादा है, डीबीटी को धरल की महिला के खाते में दिया जाएगा, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना लागू होगी, 1.5 करोड़ परिवारों को घर पर ही राशन, हर साल 10 लाख छोटे कारोबार का भी वादा है और महिलाओं के लिए कई योजनाएं हैं जो ममता बनर्जी ने वादा किया है।
तो असम में भी चुनाव हो रहे हैं। असम में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनडीटीवी से कहा है कि सीए भले चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन इस पर हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कांग्रेस और AIUDF गठबंधन से मिल रही चुनौती को लेकर कहा है कि बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है। Ajmal has captured Congress, so obviously the opposition space has been taken away from Congress by Ajmal. और देश की बात में आगे है, लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी ने प्रयागराज के डीएम को खत लिखकर कहा है कि सुबह की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है और फिर वो सो नहीं पाती, इसलिए परेशानी से उनको निजात दिलाई जाए। प्रशासन का कहना है कि वो हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। उधर मस्जिद से लोगों का कहना है कि वॉल्यूम को उन्होंने कम कर दिया है। प्रयागराज में क्लाइव रोड की इस मस्जिद से सुबह 5:30 बजे के करीब होने वाली अजान से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी साहबा की नींद में खलल पड़ता है। मस्जिद उनके बंगले के पास ही है। उन्होंने डीएम को एक ख़त में लिखा है कि रोज़ सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास मस्जिद के मौलवी की अजान से मेरी नींद टूट जाती है और फिर नहीं आती। नतीजे में मुझे सिर दर्द हो जाता है और दिन के काम पर भी असर पड़ता है। मैं किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर बिना लाउड स्पीकर के अजान हो तो किसी को खलल नहीं पड़ेगा। संविधान भी नागरिकों के धर्मनिरपेक्ष सहअस्तित्व की बात कहता है। इसे पूरी तरह लागू होना चाहिए। कृपया इस तेज़ अजान से पीड़ित लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा शांति बहाल करें। अजान लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में बुलाने के लिए दी जाती है। दुनिया की पहली अजान मदीने में मस्जिद कुबा में हुई थी, जिसे पैगंबर मोहम्मद साहब के कहने पे बिलाल नाम के एक शख्स ने दी। 20वीं सदी में लाउड स्पीकर की ईजाद के बाद मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान शुरू हुई। इसका मकसद दूर दूर तक लोगों को नमाज के वक्त की इत्तला देना है। लाउड स्पीकर का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मस्जिद के मैनेजमेंट का कहना है कि उन्होंने लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर दी है ताकि किसी को परेशानी ना हो। जिसका परमिशन भी है 2 हारन का, इंस्पेक्टर साहब ने दरोगा जी को भेजा था कि आपका जो है लाउड स्पीकर थोड़ा तेज़ बज रहा है, जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। हमने उसका वॉल्यूम और भी कम करा दिया है। अदरवाइज़ अगर और किसी को दिक्कत होती है तो सुबह के टाइम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे कि हाँ 50 मीटर या 100 मीटर तक भी आवाज़ ना जाए। हाई कोर्ट का आदेश है कि लाउड स्पीकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नहीं बजेंगे। शोर की भी सीमा तय है, लेकिन लोग इसे नहीं मानते। हर जगह सड़कों पे धार्मिक आयोजन होते हैं। इनमें उर्स, मीलाद, भगवती जागरण, दुर्गा पूजा, रामलीला शामिल हैं। सड़क पे पंडाल लगा के शादी विवाह और बर्थडे में शोर होता है। बारात 10 बजे के बाद भी सड़कों पे शोर मचाती चलती है। दिवाली में तय वक्त के बाद आतिशबाजी का भारी शोर होता है। हाई कोर्ट की रोक के बावजूद कांवड़िए तेज डीजे बजाते हैं। पुलिस और प्रशासन इनमें से कुछ नहीं रोकता है, इसलिए जब अजान पे एतराज़ होता है तो कुछ लोगों में इस पे तीखी प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस मुल्क में तमाम लोग एक दूसरे के मजहब की पूरी तरीके से एक दूसरे के मजहब का इज्जत और एहतराम करते हैं, और यही वजह है कि हमेशा से मस्जिदों से अजानें और मंदिरों से कीर्तन भजन की आवाज़ें फिजा में गूंजती रहती हैं। कभी किसी के नींद में उससे खलल नहीं आया करता है। तो इस वजह से इस तरीके की बातें करना बेमाने हैं। पुलिस का कहना है कि वो तय करेगी कि कानून का पालन हो। इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूंगा, जिससे कि जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। जब लाउड स्पीकर का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी दुनिया में धर्म था, और अगर दुनिया से लाउड स्पीकर चला जाएगा तब भी दुनिया में धर्म रहेगा। इसलिए लाउड स्पीकर को बिला वजह का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक नॉइस पोल्यूशन के कानून का सवाल है तो इसे देश के हर नागरिक के ऊपर बराबर से लागू होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो लोगों में रिएक्शन होना स्वाभाविक है। इलाहाबाद में नितिन गुप्ता और लखनऊ में राजेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
कर्नाटक से खबर है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने लाउड स्पीकर के जरिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अजान पर रोक लगा दी है। बोर्ड की तरफ से सर्कुलर में इस दौरान लाउड स्पीकर के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। इस पर सभी मस्जिदों और दरगाहों को अमल करना होगा। बोर्ड ने साफ किया है कि अजान पर रोक नहीं है, सिर्फ लाउड स्पीकरों के प्रयोग पर रोक है। ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए किया जा रहा है। कई लोगों की शिकायत है कि सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच जब अजान की आवाज लाउड स्पीकर से आती है तो उनकी नींद खराब होती है। अब कर्नाटक वक्फ बोर्ड के सीईओ एम यूसुफ की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है कि रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच मस्जिदों और मज़ारों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है। ऐसे कोई भी मैं समझता हूँ इनकी सर्कुलर पर पाबंद नहीं होगा, इनके कहने पर पाबंदी नहीं होगी। गवर्नमेंट से अगर कोई तरह का कानून निकलता है तो आप गवर्नमेंट से बात कर इसको 6 की जगह 5 की जगह 4 कराने की कोशिश करें। दरअसल फजर की अजान यानी सुबह की पहली अजान आमतौर पर 5 से 6 बजे के बीच होती है। इमामों और मुस्लिम संगठनों की तरफ से मांग की जा रही है कि इसे घटाकर सुबह 6 बजे की जगह 5 बजे तक ही सीमित कर दिया जाए। कभी 4:45 परेशानी होती है तो कहीं 5 से 6 के बीच में। ऐसे में अलग अलग टाइमिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती जब तक सरकार कोई फैसला ना ले। लाउड स्पीकर के जरिए अजान को लेकर उठ रहे विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से एक ऐसा डिवाइस यानी यंत्र विकसित किया जा रहा है जो एम्पलीफायर से जोड़ा जाएगा और ये लाउड स्पीकर की आवाज खुद ही परमिसिबल लिमिट पर ले आएगा। तो हम तमाम उलमा और रमायदीन और सियासी कायदीन मिलकर एक ऐसा आला तैयार कर रहे हैं जिसके ज़रिए साउंड को कंट्रोल कर दिया जाए। वो आला अगर एम्पलीफायर में लगा दिया जाए तो वो साउंड ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे कारों के अंदर भी बसों के अंदर भी स्पीड कंट्रोलर होता है, उसी तरह का एक कंट्रोल का आला इस वक्त हम तैयार कर रहे हैं। तमाम मसाजिद में अगर लगा देंगे तो कोई शिकायत बाकी नहीं रहेगी और दूसरों को तकलीफ भी नहीं होगी। लाउड स्पीकर पर अजान देने को लेकर जहां कुछ लोग आपस में भिड़ गए हैं, वहीं इसी शहर में कुछ प्रगतिशील धर्मगुरु एक ऐसे डिवाइस बनाने की कोशिश में जुट गए हैं इंजीनियर्स की मदद से, जिसके ज़रिए अगर अजान दी जाए तो भी किसी को परेशानी ना हो। येडियुरप्पा सरकार भी यही चाहती है कि तकरार की जगह सहमति बने। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गुस्से में आकर जब एक बेटे ने अपनी मां को ऐसा थप्पड़ मारा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को अब गिरफ्तार कर लिया है। जिस मां ने 9 महीने कोख में रखा, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, अपने बेटे को एक काबिल इंसान बनाने की कोशिश की, उसी बेटे ने अपनी मां को ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि 76 साल की बुजुर्ग मां सड़क पर गिरी तो उठ न सकी। उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मौत हो गई। सामाजिक ताने बाने को झकझोर देने वाली ये घटना दिल्ली के बिंदापुर इलाके में 15 मार्च को हुई। पार्किंग में ताला लगा हुआ था, यही हमारे हस्बैंड ने बोला था कि ये ताला खुलवा दो उनको जो ऊपर फ्लोर में, तो उन्होंने नहीं खोला और उन्होंने बोला ये पार्किंग में आ रही है। उसके बाद हम जब अपने गेट के बाहर खड़े थे गली में, तो माता जी को उनके लड़के को जो भी गुस्सा आया जैसे भी, और फिर उसके बाद वो माता जी गिर गए, उनके वो ऐसे। आरोपी बेटे ने बिना पुलिस को जानकारी दिए मां का अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन जब घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने केस दर्ज कर बेटे को गिरफ्तार कर लिया। एक शख्स अपनी मदर को जो है स्लैप कर रहा है, स्लैप के बाद में जो लेडी वो गिर जाती है, 70+ उसकी एज है और लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली उसकी डेथ हो जाती है। और ये इंसिडेंट जो है लेटर ऑन रिवील हुआ, सब्सिक्वेंटली उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन ले लिया गया है 304/201 IPC में, और जो अक्यूज है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक वारदात की वजह पार्किंग को लेकर
मृतक के बेटे और उसके किराएदार के बीच झगड़ा हुआ। दरअसल मृतक की बेटी ने घर के पार्किंग एरिया में एक दुकान भी खोली हुई है। मां ने बेटी से दुकान की चाबी लाने को कहा, लेकिन जब वो देर तक नहीं आई तो आरोपी ने गुस्से में आकर मां को थप्पड़ मार दिया। इस मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।